ये क्लास अब रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके लिए मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद आखिर में डिस्कशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर था बोहर एटॉमिक मॉडल था। हम काफ़ी कुछ इसके बारे में लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे कि इसने कौन कौन सी प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व की थी। तो हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो मेन पोस्टुलेट्स है बोहर के, वो दो ही थे कि रदरफोर्ड ने जो इश्यूज, जो सोल्यूशन डेवलप किए थे, उन सोल्यूशंस के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हो गए थे। पहला सोल्यूशन उसने ये कहा था कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर है, तो सवाल फौरन ही पैदा हो गया भाई कहाँ है अगर न्यूक्लियस से बाहर है। तो उसने कहा कि न्यूक्लियस से बाहर कहीं पर भी उसके अराउंड जिस तरह से प्लैनेट्स रोटेट करते हैं सन के अराउंड, इस तरह से रोटेट करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, और जैसे वो रेडिएट करेगा तो वैसे वैसे उसका जो ऑर्बिट है वो कम होता चला जाएगा। एट द एंड इट विल स्पायरल इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब वो गिर जाएगा। इसका मतलब एटम अनस्टेबल है, और जो स्पेक्ट्रम निकलेगा एनर्जी रिलीज होने के में उसको कंटिन्यूस होना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और इसकी वजह से इशू डेवलप हो गया कि लाइन स्पेक्ट्रम अगर है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर ऑर्बिट अवेलेबल ना हो, हर जगह अवेलेबल ना हो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दूसरी बात ये थी, तो ये दोनों चीज़ें थी जो कि उससे पूछे गए। तो बोहर ने इनके दो सोल्यूशन डेवलप किए, और ऑब्वियसली जब वो सोल्यूशन डेवलप करते तो उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा था जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो तो खास बात की हुई थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हर जगह पर मूव करने के लिए अलाउ नहीं है, बट दे आर बाउंड। और बाउंडेड ये है कि उनको एक स्पेसिफिक पाथ पे, प्रिविलेज पाथ पे रोटेट करना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि उस पाथ का, उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है h/2 पाई के बराबर हो। दूसरी खास बात उसने ये क्लासिकली जिस तरह हम कहते हैं कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, तो उसने कहा ऐसा नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो रेडिएट करे, मतलब रेडिएट करे। नेक्स्ट, अच्छा, इसको समझाने के लिए कि भाई ये जो कंडीशन आई है h/2 पाई की कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वेश्चन ली है। हार्मोनिक ऑसिलेटर जब वो आप कर चुके हैं, और उसमें आपने देखा था कि ये क्वेश्चन लास्ट में निकलती है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो a sin 2 पाई म्यू टी इन 2 पाई एफ टी कह लीजिए, या फिर a cos 2 पाई एफ टी। हमने 2 पाई म्यू टी लिया, उसकी वजह आगे पता चल जाएगी आपको। एज वी नो दैट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑसिलेटर की होती है हाफ एम वी स्क्वायर, डी एक्स क्वान्टिटी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। तो टोटल एनर्जी है वो निकल के आती है हाफ एम 2 पाई ए स्क्वायर, जो ए है जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अच्छा, जो टोटल एनर्जी है हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास ये क्वेश्चन आती है। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी को क्वांटाइज होना चाहिए। प्लांक्स ने जो लॉ पेश किया था, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, उसमें ये कंफर्म था कि जो एनर्जी है वो इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स, इट मस्ट नॉट बी कंटिन्यूस, इट मस्ट बी डिकंटिन्यूस। इन दैट केस जो एनर्जी निकलेगी, जो टोटल एनर्जी है, ये हर सूरत में टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट एच म्यू जो एनर्जी भी और एन से मल्टीप्लाई कर दिया। एन जो ये शो कर रहा है कि दिस एनर्जी हैज टू बी डिसकंटिन्यूस। अब यहाँ पर अपने म्यू और म्यू तो कैंसिल हो गया, और आखिर में आपका जो मोमेंटम की क्वेश्चन है वो आती है एम बी वी, यानी एम बी करके। और उसको अगर हम आगे जाएं तो सॉल्व करते करते हमारे पास जो निकल के आती है मोमेंटम की वैल्यू आती है बी कॉस 2 पाई म्यू टी। हमने यहाँ पर सिर्फ कॉस रखा। फायदा क्या हुआ कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी x=2 पाई साइन ए, उसको हमने यहाँ पर रखा, और इन दोनों की मदद से हमने बनाया एलिप्स। ये बन गया आपका एलिप्स। अच्छा, इस एलिप्स की अगर हम जब इक्वेशन जो है वो बनाएं, ज़रा सा इसका एरिया निकालने की कोशिश करें, तो ये निकलता है पी एक्स इंटू डी एक्स, और ये आता है पाई इंटू ए इंटू बी। ये क्वेश्चन है, और यहाँ से हम पहले ही जानते हैं कि ये बराबर आता है 2 पाई ए स्क्वायर म्यू एम के, जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद थी, और ये बराबर है एन एच के। एरिया एक तरह से एरिया निकाला हमने यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर को, जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर उसको रिप्लेस कर दूँ एक ऐसे पार्टिकल से जो कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं वही क्वेश्चन लूँ, पीछे जो क्वेश्चन थी वो थी आपकी पी एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगी पी फाइव इंटू डी फाइव। डी फाइव जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। अच्छा, पी फाइव जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, जो कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, तो बाकी सब कुछ वैसे ही है, और ये बराबर एन एच के होगा। हमें ये मालूम है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई ओमेगा के बराबर होता है। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। ओमेगा जब एंगुलर वेलोसिटी है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट होता है, ओमेगा में कह दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये भी कांस्टेंट है, तो P5 जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, D5 यहाँ पर रहेगी, और आखिर जब उसको हम लिमिट्स लगा के सॉल्व करते हैं 0 to 5 तो ये आपके पास NH आता है। NH जो है ऑब्वियसली समझ में आ गया कि ये कंडीशन आ गई, यहाँ पर 2 पाई को नीचे ले जाएं तो हमारे पास रिजल्ट आता है NH/2 पाई, और दैट इज द कंडीशन कि किसी भी ऑर्बिट को जो कि ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन को अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है NH/2 के बराबर। तो इस तरह से हमने ये बात बोहर ने डिड्यूस की और कैलकुलेट की मैथमेटिकली, बहुत ही ब्रिलियंट उसका ये अचीवमेंट था, और उसके बाद जाके जो है ये सॉल्व हुआ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी जो था, जो ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी है, ये भी एक पोस्टुलेट था कि जो ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी है वो मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, जिस फ्रिक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा हो, जो स्पेक्ट्रल लाइन निकले उसकी फ्रिक्वेंसी वो नहीं, जबकि बोहर ने कहा कि ऐसा नहीं है। और अब आपका ये असाइनमेंट था कि आपको बोहर रेडियस जो कि पहले कर चुके हैं, ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है, E n, ये सब चीज़ें आपने निकाल के दिखानी है, कर चुके हैं। और बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल मैं हल्का सा ब्रीफ कर दूं कि बोहर के साथ प्रॉब्लम ये था कि बोहर को दो चीज़ें बयान नहीं कर पा रहा था वो अपने मॉडल के थ्रू। पहली बात वो ये बयान नहीं कर पा रहा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी इंटेंसिटी क्यों चेंज होती है, किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी की इंटेंसिटी कम होती है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं उसका स्पेक्ट्रम देखूँ तो एक लाइन बहुत ही ब्राइट होगी और दूसरी लाइन जो इतनी ब्राइट नहीं होगी। ठीक है, तो उसकी वजह क्या थी, इसकी वजह बोहर के पास नहीं थी। दूसरी खास बात ये थी कि जो लाइन है वो पोलराइज है या अनपोलराइज, इसके बारे में उसके लाइन के बारे में ज़रा सा मसला रहता है। तो पोलराइज एंड पोलराइज दो चीज़ें बयान नहीं कर पा रहा था, एक तो ये कि लाइन जो है वो इनकी इंटेंसिटी क्यों चेंज होती है, दूसरा वो ये बयान नहीं कर पा रहा था कि पोलराइज और अनपोलराइज लाइन कैसे डिफाइन होगी मेरे मॉडल के काफ़ी, ये उसका इशू था। अच्छा, ज़रा सा रुकिएगा, कुछ लोगों को आईडी पासवर्ड चाहिए, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ निकालने की। चलें, जस्ट अ मिनट। अब ये जो इश्यूज होते हैं ना, इसकी वजह से काफ़ी देर हो जाती है। क्या था भाई आईडी पासवर्ड? एट सिक्स 860371। ये तो मीटिंग आ गई हो गई भाई। ये इसका पासवर्ड हो गया भाई। ठीक है, अब बाकी आप, मैं दोबारा लेक्चर पे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं दोबारा बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल बयान कर रहा था। तो बोहर ने क्या किया कि उसकी दानिस्तगी में तो उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में ये उसके लिए दर्द सर बना। उसने क्या कहा कि उसने सम हाउ क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तरीके से इंटेंसिटी और पोलराइज और अनपोलराइज लाइट को डिफाइन करती थी, उसने क्या किया कि थ्योरी के थ्रू उसने ये डिस्कस किया कि अगर एटॉमिक नंबर जो है 50 और 50 से अबव हो तो उस सूरत में लाइंस आपस में बहुत करीब हो जाती है, स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट कंटिन्यूस होता है, तो वहाँ पर जो है हम क्लासिकल थ्योरी की जो इंटेंसिटी की एक्सप्लेनेशन है वो ले सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी की जो पोलराइज और अनपोलराइज लाइट की जो एक्सप्लेनेशन है वो ले सकते हैं। और वहाँ से उसने जो है आधा तीता आधा बटेर करके कुछ चीज़ें क्वांटम थ्योरी के लिए, कुछ चीज़ें क्लासिकल थ्योरी के लिए और एक्सप्लेन कर दिया। इसको कहते हैं बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये बहरहाल एक अचीवमेंट थी। तो ये हमारा एक लेक्चर खत्म हुआ। तो अगर किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो मैं जो हूँ सबको अनम्यूट करने की इजाज़त दे रहा हूँ भाई। तो सबके सब ज़रा कोई गुफ्तगू है तो कर लें, कोई चैट है तो चैट कर लें, बच्चा डायरेक्ट माइक में भी बोल सकते हैं।
तो मैं दूसरे मॉडल पे जाऊंगा, समरफील्ड मॉडल पे। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे ये पता करना था कि बोहर्स एक्स कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल में जो असाइनमेंट आपने भी दिया था, हम्म इसमें जितना भी सर मैंने पढ़ा, मुझे तो बस ये पता चला कि बोहर ने ये कहा था कि एन से, यानी एन अगर 50 से बड़ा हो जाए तो हम्म उसकी कैलकुलेशन में क्वांटम कैलकुलेशन और क्लासिकल कैलकुलेशन बराबर हो जाती है। हम्म। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि स्पेक्ट्रल लाइंस की और इंटेंसिटी की जो बात बोहर डिफाइन नहीं कर पाया था, वो एक दफा और आप मुझे बता देंगे? देखें, इसमें जो आपको जो मैं चाह रहा हूँ कि आप करके दें मुझे, वो सुन लें पहले। आपने जो कहा उतनी जगह बोहर ने इस प्रिंसिपल को कि एन जो है 50 से वो उसने बाकायदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, और उसने ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी को बराबर करार दे दिया स्पेक्ट्रल लाइन के फ्रिक्वेंसी के। तो अगर आप मैकेनिकल सिस्टम की हम बात करते हैं तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स आती हैं इस किस्म की कैलकुलेशन के लिए। स्टैंडिंग वेव से अगर आपको फार्मूला याद हो, एफ एन इजिकल टू एन एफ नॉट, यानी किसी भी ओवरटोन की जो फ्रिक्वेंसी है या फर्स्ट हार्मोनी सेकंड हार्मोनी के बराबर होता है NF1 NF2 यानी 2F2 3F3 3F0 4F0 इस तरह करके। तो उसने जो है इस चीज़ को जो इस्तेमाल करके 50-50 जगह पे ऑलमोस्ट बराबर होगा, उसने ये साबित किया कि ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी बराबर होती है इसके। जैसे उसने साबित किया, वहीं से इंटेंसिटी की कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन भी डेवलप हो गई, जो कि एक्चुअली थी क्लासिकल मैकेनिकल सिस्टम के लिए। लेकिन जब आपने क्लासिकल मैकेनिकल सिस्टम को क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बराबर करार दिया, तो वो एक्सप्लेनेशन उसने वहां से ले ली। ऑब्वियसली बाद में उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों ने इसी पर एतराज किया कि तुम किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर सकते हो जबकि तुम्हारे पास ये मौजूद है। ये एक मसला था। एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं बात जो है कि किस तरह से उसने बयान की, वो बात बताता हूँ आपको। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही एक है। मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। ओके सर। हाँ, अच्छा जी। और कोई सवाल है इसमें? और कोई सवाल है? जो मैंने आपको बुक बताई थी ना, प्रोफेसर JB रजन की, जो कि जिससे मैं करा रहा था, उसमें ये डेरिवेशन बाकायदा बहुत अच्छी तरह से हुई है, किस तरह से उसने ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी को बराबर करार दिया था क्या नाम है, स्पेक्ट्रल फ्रिक्वेंसी की। और बाद में जाके जो इंटेंसिटी की खास बात थी, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में जब हमने क्वांटम नंबर्स इंट्रोड्यूस किए थे, तो सिलेक्शन रूल के तहत हमने साबित कर दिया था कि किस लाइन की इंटेंसिटी कम और किस लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और एक्सपेरिमेंट ने भी यही साबित किया था। क्या मैं लेक्चर खत्म करूँ, समरफील्ड मॉडल पे चला जाऊँ? अच्छा सर, एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी कि बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल सर ये कहता है कि एन 50 से बड़ा हो जाता है, दोनों कैलकुलेशन बराबर हो जाए। इस बात को प्रूव करने के लिए बोहर ने सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ही काम किया या और भी चीजों से इस चीज को प्रूव करके दिखाया? उसके पास एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था। अगर आपको लाइन स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो, तो अगर आपके पास चार्ट मौजूद हो, अगर भी आप चाहें तो देख लें, भी देख भी लें उसे, तो देखा ही जाता है कि शुरू में लाइन जो है वो बड़ी दूर दूर होती हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते करीब होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे सेल ऊपर जाता है, तो जो आपकी ट्रांजिशन है उनके दरमियान जो डिफरेंस एनर्जी का बहुत कम होता है। तो लाइन पहले बहुत दूर दूर होती हैं, फिर करीब करीब होती हैं, और आपस में आखिर में मिल जाती हैं। तो जैसे ही वो मिलती हैं, स्प्लिट हो उसको जाती। मतलब बिल्कुल करीब करीब आपस में मिक्स हो जाती हैं। और उसको उसने कहा कि ये सम हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कन्वर्ट हो गया किसमें, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में। क्लासिकल थ्योरी भी ये कहती है कि स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसने, अब वो जो रिजल्ट आता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, वो आते ही उस वक्त जब ट्रांजिशन जो 50 से अबव लेवल से हो, वहां से उसने ये चीज बयान की थी। ठीक है सर। कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता दें, फिर मैं इसको फिर बकायदा बयान कर दूं किसी और लेक्चर में रिकॉर्ड करके। यस सर, बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल अगर टाइम हो आपके पास तो इसको प्री डिफाइन कर दीजिएगा। यस सर, मैं भी ये मेरा भी यही सवाल था सर। चलें ठीक है, मैं फिर आपको कल तक ये एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मैं अब उस पर चला जाऊँ, क्या नाम है, समरफील्ड मॉडल पे। जी, मैं समरफील्ड मॉडल पे जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, समरफील्ड मॉडल जो है
चलें, अच्छा जो पहले प्रॉब्लम में बयान कर दूं, कि उसके बाद प्रॉब्लम क्या था, बोहर के ने जो डिफाइन किया था वो जो मैंने अभी कहा, तो दोबारा मैं प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि इसने बताया था आपके समय में। पहला प्रॉब्लम ये था कि जैसे जैसे रिजॉल्विंग पावर बढ़ रही थी, तो बोहर ने अपने मॉडल के तहत हाइड्रोजन ऑर्बिट को सॉल्व किया, और उसने ये बताया कि जो बाल्मर सीरीज है उसमें 4 लाइन्स होती हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच म्यू करके 4 लाइनों के नाम है, बाकायदा मशहूर लाइन है एच अल्फा लाइन। जब रिजॉल्विंग पावर उसने बढ़ाई, यानी एडवांसमेंट हुई, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छे बनने लगे, तो पता ही चला कि एच अल्फा की जिसको वो एक लाइन करार दे रहा था, उसके मुताबिक एक ट्रांजिशन होनी चाहिए थी, वो एक लाइन नहीं है बल्कि 5-6 लाइनों का मजमुआ है। और ये 5-6 लाइनें क्यों आई, इसका जवाब जो है वो उसके पास नहीं था, पहला सवाल। दूसरी खास बात ये थी कि बोहर ने कहा था कि उसने सिर्फ एक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन किया था, और उस एक क्वांटम नंबर के तहत एक ऑर्बिट होना चाहिए था, और इसके तहत एक ही स्पेक्ट्रल लाइन होनी चाहिए थी। जबकि मुख्तलिफ लाइन ये शो कर रही है कि देयर मस्ट बी सम अदर प्रोस्पेक्टस, के हो सकता है कि वहाँ फर्दर और लाइनें भी मौजूद हों। एक्सपेरिमेंट जो है वो सजेस्ट करते हैं कि देयर वर सेवरल एनर्जी ऑर्बिट्स एसोसिएटेड विद वन सिंगल क्वांटम नंबर, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर के पास कोई, तो फाइन स्ट्रक्चर वो आखिरी कील थी जो बोहर के मॉडल के ताबूत में ठोकी गई, और उसके बाद जो है लाजमी तौर पर तमाम लोगों ने महसूस किया कि उन्हें एक नया मॉडल चाहिए, और समरफील्ड उस मॉडल के साथ आया। अरे समरफील्ड जो है उसने जो है फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर के ही मॉडल में मॉडिफिकेशंस की, और उसने पहली मॉडिफिकेशन ये की कि अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, एक जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस वो एलिप्टिकल होना चाहिए, एलिप्स होना चाहिए, और जो न्यूक्लियस है वो एलिप्स के जो 2 फोकस होते हैं उनमें से किसी एक फोकस पर वो मौजूद होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि जो सर्कुलर ऑर्बिट का जो बोहर का कॉन्सेप्ट था, मैं ख्याल में सबको म्यूट कर दूं, सर्कुलर ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था वो उसने उसको शैटर किया समरफील्ड ने, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिस तरह से हमने जो, अगर आपने पढ़ा हो, क्या नाम है इसका, प्लानिटरी मोशन का जो लॉज हैं, मैं नाम भूल गया साइंटिस्ट का, उसमें ये उसने खास तौर पर बयान किया था कि एरियल जो स्पीड होती है स्वैप करने की, वो स्पीड कांस्टेंट होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की जो कि एलिप्ट मूव कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी वेरी करे। तो इसी तरह से उसने भी किया कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में खासियत क्या है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा वो भी जो है रोटेट करते हुए अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा और उसका मास बहुत कम है। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी विच इज़ कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वहाँ पर रिलेटिविस्टिक वेरिएशंस होंगी मूविंग इलेक्ट्रॉन के मास में। और ये जो मूविंग जो प्रॉब्लम्स हैं, वेरिएशंस हैं, ये बेसिकली अराइज करेंगी फर्दर जो है इनको। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। नाम मैं भूल रहा हूँ, अगर आपको दिमाग में किसी का आ रहा है, क्या नाम था प्लैनेटरी मोशंस का, न्यूटन्स के बाद, चले मैं अभी नाम याद आकर बता दूंगा आपको। अच्छा, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में आपको 2 वेरिएबल से वास्ता पड़ेगा। एक वेरिएबल है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और द वेरिंग एंगुलर पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस है वो एजिमुथल एंगल है फाई। ठीक है, यानी जो एंगल बन रहा होगा न्यूक्लियस से विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल या सेमी मेजर एक्सिस, वो एंगल जो है उसकी पोजीशन के साथ साथ चेंज होगा। ये 2 वेरिएबल हैं जो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये डायग्राम देख लीजिए। टू डील विद दीज 2 वेरिएबल्स, हमारे पास एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने दिया था, दूसरा उसने इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए नया क्वांटम नंबर उसने शो किया, वो इससे उसने कहा कि वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, एल से रिप्रेजेंट किया, और उसने कहा कि ये जो क्वांटम नंबर है ये एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस पार्टिकल के या उस इलेक्ट्रॉन के जो कि इलिप्स पे रोटेट कर रहा है। डायग्राम जरा खराब है क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से किताब से निकाली, तो फिलहाल इस पर काम चलाएं इससे। अच्छा, अब हम जाएं, उसने दूसरी खराब उसने कहा गई कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू जो है एल की वैल्यू वो हमेशा n-1 यानी उससे एक स्टेप कम होगी। ठीक है, और उसने कहा कि इस तरह से जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है एल, उसकी बुनियाद पर उसने एलिप्स के बारे में डिस्कशन दी कि एलिप्स कैसा होगा, एलिप्स बिल्कुल सर्कुलर के बहुत करीब होगा या बिल्कुल चिपटा हो जाएगा। तो उसने
ये बी अपॉन ए जो है ये एक सेमी मेजर एक्सिस नीचे है और सेमी माइनर एक्सिस नीचे है, उसने एल प्लस वन अपॉन एन रखा। अगर वैल्यू यहाँ पर जो भी है उस लिहाज से जो रेशियो आता है उस रेशियो के हिसाब से आपका एलिप्स डिफाइन होगा। अगर ए और बी बराबर यानी इन दोनों का रेशियो अगर 1 आ जाए तो उस सूरत में सर्कल है, और अगर इनकी वैल्यू कोई भी 2/3 1/3 कुछ भी निकल, जिसका मतलब ये है कि आपका एलिप्स है, और जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जो है आपका एलिप्स चिपटा होगा या उसकी एसेंट्रिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू समरफील्ड मॉडल किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए देयर आर n पॉसिबल ऑर्बिट्स होंगे, यानी अगर n है तो n पॉसिबल ऑर्बिट्स के मौजूद होंगे, जिसे उन्हें सब ऑर्बिट्स करार दिया। आउट ऑफ n सब शेल्स, इन तमाम सब शेल में से एक शेल जो होगा वो कंप्लीटली सर्कुलर होगा, बाकी तमाम के तमाम जो है वो एलिप्स होंगे, और उन एलिप्स भी एक ही एलिप्स नहीं बल्कि चेंज होते रहेंगे। These possible orbits possess slightly different energies because of the relativistic variation of the electron mass। अच्छा, मैंने जुमला जो कह रहा हूँ उसको समझिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि रिलेटिविस्टिक वेरिएशन। इसका रीजन ये है कि अगर फर्ज कर लें पार्टिकल का मास चेंज नहीं होता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स से कहती है कि सेमी मेजर एक्सिस अगर सेम रहे तो एलिप्स कितना भी चपटा ऊपर नीचे जो भी हो एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस सूरत में तो हमारा पूरा का पूरा जो है लॉ खत्म हो जाएगा। तो जब हम ये कहते हैं रिलेटिविस्टिक चेंजेस का मतलब ये कि उसका मास चेंज हो रहा है, मास चेंज होने की वजह से उसके इश्यूज डेवलप हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो आपका 1 है तो एल की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये कि देयर इज ओनली 1 ऑर्बिट और सब शेल, तो इलेक्ट्रॉन ए इक्वल टू बी आएगा, क्योंकि जब मैं 0 रखूंगा तो खुद ब खुद बी अपॉन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस सूरत में एन इक्वल टू 1 के लिए आपका ऑर्बिट सर्कुलर होगा जैसे 1 ऐसे। और इसका नेक्स्ट पे जाइए, अगर मैं एन की वैल्यू 2 लूँ तो एल की वैल्यू जो 0 हो सकती है 1 हो सकती है। अगर एल की वैल्यू 0 हो तो 1/2 एलिप्स आ रहा है और ये बी इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि सब शेल जो है इक्वल टू 0 के एलिप्टिकल होगा, और उसको हमने डेजिग्नेट किया 2s। इस तरह से हम मुख्तलिफ एनर्जी ऑर्बिट डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि एनर्जी जो है समरफील्ड के हिसाब से वो ये बनती है। अच्छा, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बाकी तमाम चीज़ें तमाम इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स के लिए कांस्टेंट है। इससे जाहिर होता है कि आपका जो एनर्जी है तमाम इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स की 1s और 2s कुछ भी उनकी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है ये मास। मास जो है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ये रिलेटिविस्टिक मास होगा, रेस्ट मास नहीं होगा। और जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी रेस्ट मास की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिफरेंट एलिप्स के लिए बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ये एनर्जी चेंज होगी, और इसकी वजह से दूसरे एनर्जी चेंज होगी तो फिर क्यों, और ये वेरिएशन जो एनर्जी का चेंज होगा ये बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत कम होगा। यही वजह है कि जो लाइन्स आपस में बहुत क्लोज थी इसीलिए हम इसे फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये जो कुछ मैंने कहा ये मैंने लिख भी दिया है, but soon on the basis of variation of mass of the electron with velocity Sommerfeld could find the solution of the problem of the fine structure of the structural lines। ये पूरा का पूरा जो मैंने बयान किया उसने मैंने लिख भी दिया कि रिलेटिव इफेक्ट की वजह से एनर्जी डिफरेंट होगी। अच्छा, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मास इशू क्या होगा कि जो एलिप्स है वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा बल्कि ये रोटेट करेगा, जिसे हम प्रिसेसिंग एलिप्स कहते हैं या रोसेट कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द समरफील्ड मॉडल एलिप्स बनेंगे और वो एलिप्स भी अपनी जगह वापस जाएंगे बल्कि रोटेटिंग एलिप्स होंगे। ये था समरफील्ड का बेसिक मॉडल। समरफील्ड ने दो चीज़ें बड़ी क्लासिकल डिफाइन की जो आपको समझ में आनी चाहिए। ये मॉडल वैसे तो फौरन ही ख़त्म हो गया, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि समरफील्ड जो है सबसे ज़्यादा नॉमिनेट हुआ नोबेल प्राइज़ के, तकरीबन 80 टाइम्स हुआ है, और उसको कभी भी जो है नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, जबकि उसके तमाम शागिर्दों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ। अच्छा, उसकी खासियत ये थी इस मॉडल की, तो उसने दो चीज़ें डिफाइन की। उसने सबसे पहले इस बात की पॉसिबिलिटी डिफाइन की कि देयर माइट बी सम अदर क्वांटम नंबर, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होगा बल्कि कोई और क्वांटम नंबर भी हो सकता है, और उसी को यूज करते हुए आखिर में जाकर 4 5 6 7 क्वांटम नंबर डिफाइन किए। तो पहली जो शुरुआत की थी वो उसने की थी। दूसरी बात, उसने इस मिथ को ब्रेक किया कि इट हैज टू बी सर्कुलर, यानी जो आपके ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। और सबसे खास बात ये थी, उसने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से, जहानत से उसने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट शो किया और रिलेटिविस्टिक मास के तहत उसने फर्दर लाइन्स को डिफाइन किया। प्रॉब्लम ये हुई कि इसके मॉडल के हिसाब से भी तो टोटल नंबर ऑफ लाइन थी वो डिफाइन नहीं हो रही, वो सिर्फ 2 एटॉमिक नंबर से 3 4 आने चाहिए लेकिन 5 6 लाइन थी, तो ये बयान नहीं कर सका। ठीक है, तो इवन करेक्ट ऑब्जर्वर ये लिखा हुआ मैंने कि जो एच अल्फा लाइन थी तमाम की तमाम लाइन डिफाइन नहीं हो रही। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, कैसे अरेंज होंगे एक एटम के अंदर, इसके बारे में भी वो कुछ बयान नहीं कर सका। ये वो इशूज है, इसकी वजह से समरफील्ड का मॉडल जो है वो वापस चला गया। अच्छा,
समर फील्ड का बात है उसकी जो अल्कली मेटल के स्पेक्ट्रम है सोडियम और उसके जैसे पोटेशियम के, फर्स्ट उनकी खासियत ये होती है कि इनका सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर होता है, तो इनके स्पेक्ट्रम डिफरेंट होते हैं। और वो भी इसका जो सिंगल एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर आया मतलब क्वांटम नंबर एल, वो भी डिफाइन नहीं कर पाया। दूसरी बात ये थी कि जब उसने जो एक लाइन डिफाइन की थी, पता ये चला कि जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो वो भी लाइन सिंगल लाइन जो उसने डिफाइन की थी वो भी फर्दर 3-4 लाइन में स्प्लिट हो गई, जिसे हम जीमान इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। जीमान इफेक्ट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन समरफील्ड मॉडल नहीं देता, स्टार्क इफेक्ट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन समरफील्ड मॉडल नहीं देता। फिर इसके अलावा इस मॉडल में भी ये बुराई थी कि जिस तरह से बोहर ने इंटेंसिटीज के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था, समरफील्ड का मॉडल भी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी क्यों वेरी करती है, कुछ की ज्यादा कुछ की कम क्यों होती है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन समरफील्ड के पास भी नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर ये मॉडल फेल हुआ। ठीक है, अच्छा अब मैं जो है वो आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ। जोहान्स केपलर, सॉरी केपलर जॉब, शुक्रिया भाई। कौन थे ये जोहेब साहब ने भी बताया और सारिया ने भी बताया। चलें, तो मैं जो है आपको अनम्यूट कर तमाम को इजाज़त देना कि अपने आप को अनम्यूट कर लें, और अब मुझसे कोई सवाल है तो पूछें, तो फिर हम आगे बढ़ें। हेलो, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दस मिनट रह गए हैं भाई, पूछ लें। मेरे ख्याल में कोई सवाल करना है किसी सर को? हाँ जी, पूछिए। सर ये आपने एजिमुथल क्वांटम नंबर एल को बोला है जी जी। कुछ किताबों में जन +1 इज इक्वल टू के को वहाँ पे जो एजिमुथल क्वांटम नंबर बोला हुआ है, तो उसमें कंफ्यूजन हो रही थी। अब किसको लेके चले हम? दोबारा बताएं, के क्या वैल्यू दी है? के की वैल्यू किसके बराबर होती है बताइए। मतलब के की वैल्यू बराबर है L+1, तो ओवरऑल इसको जो है जो के जो है ना, एजिमुथल बेसिकली के को उन्होंने शायद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एम से रिप्रेजेंट किया होगा, लेकिन आप जो है जो दुनिया भर में जो राइज हैं वो एन है, एल है, जे है, एम एल है, एम जे है, और इस तरह के नंबर हैं, तो आप इनको रिप्रेजेंट करें, ज़्यादातर चलते यही हैं। एल जो और है, सर दूसरा सवाल ये, जी पूछिए। सर ये एस ऑर्बिटल जो है ये इलिप्टिकल हो सकता है? कौन सा? एस पी डी एफ? एस ऑर्बिटल एस जी ऑर्बिटल नहीं, अमूमन एस ऑर्बिटल अमूमन सर्कुलर होता है। सर, लेकिन अभी हम लोग अगर डायग्राम बनाते हैं ये इसी मॉडल के मुताबिक, तो वहाँ पे एस ऑर्बिटल जो है इलिप्टिकल हो रहा है आगे जाते जाते n=2 पे। n=2 पे जो जो पहला ऑर्बिट बनता है, देखें अभी मैंने आपको कहा ना कि समरफील्ड मॉडल बाद में ब्रेक हो गया, तो जब क्वांटम नंबर्स में एक्सप्लेन करूंगा ना आपको n=n जी m, तो वहां पर आपको पता चलेगा सही शेप क्या बनती है। अभी जो है ना, मैं जो भी इसने कहा वो भी एजम्पशन है, जो कि बाद में गलत साबित हुई कि मॉडल की शेप कैसे। जब हाइड्रोजन एटम में एक लेक्चर दूंगा हाइड्रोजन एटम का सिर्फ, तो उसमें जो है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स बनते हैं जो कि इसकी शेप डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स उसमें थोड़ी, तो वहां से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अभी फिलहाल आप ये समझें जो भी इसने बयान किया उससे, उसके मॉडल के लिहाज से वो सही। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये अगर n=2 लेते हैं तो ये आपका L+1/2 आता है ना, तो जी ये, जी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बनना चाहिए इसके लिहाज से। ठीक है, लेकिन अभी जब आगे जाएंगे जी। क्वांटम नंबर तो आपको पता चलेगा कि तमाम के तमाम जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं। अच्छा, सही। देखिए मेरे ख्याल में पिक्चर भी बनी हुई है ना, ये 2s ये बना हुआ, और इलिप्टिकल ही है। ये 2s 2p, फिर 3s 3p 3d। ठीक है, अब ये जो शेप इसने बयान की हुई है आगे जाके ज़रा इसके लिहाज से तो यही सही है, लेकिन आगे जाके पता लगेगा ऐसा नहीं है, तो डिफरेंट होती है। अच्छा, ये शेप जो है ना, जैसे सर्कुलर ही इलिप्स ही बना रहा है, आगे जाके जब आप पढ़ेंगे में पता लगेगा सिर्फ इलिप्स नहीं होती, बल्कि बाकायदा वो त्रिकोण चाप या कोनिक भी बनती है। तो कोन का जो कॉन्सेप्ट जो है वो समरफील्ड में नहीं दिया हुआ। समझ में आ रही है कौन से क्या बना जाए? मैं कोशिश करता हूँ कुछ बयान करने की, ड्रॉ करने की, शायद अगर यहाँ पर ड्रॉ करने जी की सर, मुझे मिले। ये वो स्पिन जो होती है। जैसे ये इस तरह मैं इस पर ही बयान कर रहा हूँ, जैसे ये भी बनेगा इस तरह से ना, ये शेप बनेगी, फिर एक की फिर इस तरह भी बनती है शेप,
अब ये सारी शेप जो है, जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये सारी शेप जो है ये समरफील्ड डिफाइन नहीं कर पा रहा मॉडल, ये कॉर्नर नंबर डिफाइन करते हैं। तो जब वहां पर क्लियर होगी कि एस ऑर्बिटल क्या बनना चाहिए, पी ऑर्बिटल क्या बनना चाहिए, बात समझ में आ रही है? जी जी सर। सर। तो ये वो मॉडल्स हैं जो कि बहरहाल इनकी गुंजाइश तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके बगैर फर्दर डेवलपमेंट मॉडल, क्योंकि जो वेक्टर एटम मॉडल है वो भी एक्सटेंशन है इन्हीं मॉडल्स की, जो कि फाइनल मॉडल है आपका। ठीक है, फिर श्रोडिंगर का जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है वो भी इसकी एक्सटेंशन है। तो ये मॉडल जो है फाइनल मॉडल तक जाने के लिए कारआमद थे, इनकी ज़रूरत थी, तो ये बिल्कुल बेकार नहीं है बल्कि काम के। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास जो है वो 5 मिनट रह गए हैं, तो अगर आप कहते हैं तो मैं एक और क्लास स्टार्ट कर दूं या फिर बाद में करें? सर आपकी मर्जी, आप स्टार्ट कर दें। ये 5-6 मिनट में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से इसको ऑफ करता हूँ, इसलिए व्यू मीटिंग को लीव मीटिंग, करता ओके हूँ सर। और दोबारा आपको देता हूँ, फिर हम वो वाला मॉडल पढ़ लेते हैं, बट्टा मॉडल जो मैंने लिखा है। ठीक है, ओके सर। चलेंगे, थैंक यू। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ठीक है जी, ये हो गया रिकॉर्ड।